लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया था मेरे ख्याल से। यस सर। यस सर। तो आज हम लोगों को पढ़ना है ओलिगोपोली, जो कि हमारा लास्ट क्लास होगा मार्केट के ऊपर, isn't it? Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। रोल नंबर 27 है ना? यस सर। Students who have not switched on their camera, please switch it on. Students who have not switched on their camera, please switch it on. Tanvi Dubey, I can find. Her camera is off. Another is Rishu. Rishu, your camera is off. Switch on your camera. Camera switch on. आवाज आ रही है, बंद कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को। Shall we start with oligopoly? Yes, sir. यस सर। Am I audible to all? यस सर। यस सर। Yes, sir. Right. अब देखिए, अगर आज हम लोग बात करें ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट की, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट इज परहैप्स अ रियल फॉर्म ऑफ मार्केट इन रिस्पेक्ट टू मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. But the matter of fact is that oligopoly is more practical and real than monopolistic competition. It is more real and practical than monopolistic competition. Students, it is also a type of imperfect competition. It is also a type of imperfect competition. Okay. Now, how would you define oligopoly? Oligopoly can best be defined as competition among few sellers. It may be defined as competition among few sellers. कुछ sellers के बीच में जो competition है, उसको हम लोग oligopoly. Oligopoly form of market इतना real form of market है बाबू, कि इसमें जो हम लोगों ने पहले प्रिंसिपल सारे पढ़े थे ना, एवरेज रेवेन्यू का प्रिंसिपल, मार्जिनल रेवेन्यू का प्रिंसिपल, कॉस्ट से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स था, कि कब उसको इक्विलिब्रियम में आना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पे बेचना है, ये सारी चीजें इसमें बेमायने हैं. इतना ज्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मार्केट. इट इज वेरी रियल. जहां पे एक सेलर के पास टाइम नहीं है इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना, क्योंकि मार्केट सिचुएशंस बहुत वर्सेटाइल है, वॉलेटाइल है, और उसमें इन सारी चीजों को यूज करके देख के मार्केट में ऑपरेट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अब जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट जो है, वो एक ऐसा मार्केट है जिसमें कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स है. कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स. फ्यू वर्ड का मतलब क्या हुआ? फ्यू का मतलब हुआ काउंटेबल नंबर ऑफ सेलर्स. मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा. फ्यू का मतलब क्या हुआ? काउंटेबल नंबर ऑफ सेलर्स. अब आप कहेंगे सर, काउंटेबल का तो मतलब होगा कि आप 100 को भी काउंट कर सकते हैं, 1000 को भी काउंट कर सकते हैं. तो काउंटेबल का मतलब क्या है? तो कहता है कि ओलिगोपोली
कंपटीशन में काउंटेबल नंबर का मतलब होगा 2 से लेके 10 तक। 2 से लेके कितना? 10 तक। 10 तक। 10. Getting the point, class? Yes sir. Yes, sir. So what I'm trying to make you understand is कि oligopoly form of market is that form of market wherein the number of sellers lie between 2 and 10, 2 से 10 के बीच में। इसको हम लोग कहते हैं ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट, और यही 2 से 10 जो फर्म है आपस में कॉम्पीट करती रहे। Is it clear, class? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. तुम लोग की आवाज साफ नहीं मिल रही मुझे। मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों तक? Yes sir. Yes, आ रही है। sir. Clear है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट है, जिसको मैंने बताया कि कंपटीशन अमंग फ्यू है, जिसपे नंबर्स जो है वो 2 से लेके 10 तक के बीच में रहते हैं। जिसमें नंबर्स जो है वो 2 से लेके 10 तक के बीच में रहते हैं, और ये इतना प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मार्केट है कि यहां पर कोई प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर फीचर्स क्या है फिर ओलिगोपोली मार्केट? आप क्या देखेंगे, क्या उन चीजों को देख के आपको कैसे आप समझ पाएंगे कि भाई ये ओलिगोपोली मार्केट है? Homogeneous तो product. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को बात करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि यहां पर इंटरडिपेंडेंस। क्या है यहां पर? इंटरडिपेंडेंस। अब ये इंटरडिपेंडेंस क्या हुआ? इंटरडिपेंडेंस का मतलब हुआ कि कोई भी एक फर्म का फैसला अगर होगा तो उस फैसले को ध्यान में रख के ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी फर्म अपने डिसीजन को लेगी, बिजनेस पॉलिसी बनाएगी। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हैव यू प्लेड द गेम ऑफ चेस? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. ऐसे ही आप चेस खेलते हैं तो आपकी कोई भी चाल, आप कोई भी मतलब पॉन को चलने से पहले, नाइट को चलने से पहले, या रूक को चलने से पहले, किसी भी चीज को चलने से पहले आप ये सोचते हैं ना कि ये चाल मैं चल रहा हूं तो इसके प्रति अगला क्या चलेगा। डोंट यू थिंक दिस? Yes sir. Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपकी चाल, क्या आपकी स्ट्रैटेजी केवल आपकी होती है? क्या उस पे आप अपने अपोजिट को कंसिडर नहीं करते हैं कि आप ये चलेंगे तो अगला ये चलेगा? ऐसा करते हैं ना? Yes sir. Yes sir. तो ओलिगोपोली मार्केट में भी बाबू ऐसा ही है, एकदम सिंपल। इंटरडिपेंडेंस मतलब अगर मैंने कोई डिसीजन लिया और आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं और हम दोनों ओलिगोपोली मार्केट में हैं, तो आपका डिसीजन जो होगा वो केवल आपका नहीं होगा, वो मेरे बिजनेस डिसीजंस को, पॉलिसीज को कंसिडर करके ही बनाया जाएगा। Am I clear? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes. अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं अगर मनीषा sovereign म्यूट करो। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है मनीषा की तरफ से। म्यूट करो मनीषा। म्यूट कर लो अपने आप को मनीषा। Yes. माइक्रोफोन से आवाज आ रहा है, मनीषा म्यूट कर लो।
कैमरा ऑफ नहीं करना, म्यूट करना है। उसको आ नहीं रहा लगता है, मैं ही म्यूट कर देता हूँ। नाउ इज इट क्लियर बाबू? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. शाहिद तुम्हारा कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो। Shahid Ali, your camera is off. Switch on your camera. Tanvi Dubey, again your camera is off. Switch on your camera. ऋषु कुमार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? बार बार मुझे बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक ही चीज मत किया करो ऐसा। ऋषु is not listening to me. ऋषु and Tanvi. ऋषु and Tanvi. करती हूँ। चलो ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि the decision of one firm affects the decision of another firm. No firm can formulate policies independently. The policies of firms will be decided or will be based upon the policies of the competing firms. एक सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का आप एग्जांपल लें, अगर थम्स अप ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया, तो क्या बाकी सारे प्रोडक्ट जो होंगे, बाकी सारा जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होगा, क्या उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है। अगर थम्स अप ने प्राइस को घटा दिया, तो क्या बाकी सॉफ्ट ड्रिंक जो सेलर्स हैं वो अपने प्राइस को नहीं घटाएंगे? घटाएंगे। घटाएंगे, हटाएंगे। क्योंकि वो ओलिगोपोली मार्केट है। नंबर ऑफ सेलर्स जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी संख्या 2 से 10 के बीच में ही है, वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इंटरडिपेंडेंस है। द डिसीजन ऑफ वन फर्म इज इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ अनदर फर्म। यू कैन नॉट डिसाइड एंड फॉर्मुलेट your individual business policies, plans or programs simply by ignoring your competing firms या your competitors. आप उसको इग्नोर करके अपनी पॉलिसीज को नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इस तरीके के मार्केट में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, entry is also free and exit is also free. There is no restriction as such, no restriction. हाँ, लेकिन अगर संख्या 10 से ज्यादा हो जाएगी, 12, 13, 15 हो जाएगी, तो फिर वो ओलिगोपोली मार्केट नहीं कहलाएगा। Then it will become a monopolistic market. Got the point? Yes, sir. क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट का फीचर क्या है? There has to be sellers and the number of sellers will be anywhere between 2 and 10. इससे ज्यादा नहीं हो सकता सेलर। अब फ्री एंट्री और एग्जिट है, नया फर्म आया, उसकी एंट्री फ्री है, आप उसको रोक नहीं सकते। कोई छोड़ के जा भी सकता है, आप उसको भी रोक नहीं सकते। आप देखिए, जैसे इंडिया में नूडल्स का मार्केट, नूडल्स का मार्केट क्या है? नूडल्स का मार्केट अगर आप देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो जनरली क्या है? ओलिगोपोली मार्केट है। येपी का नूडल्स देख लीजिए आप, या फिर एक हक्का नूडल्स आता है, या फिर आप मैगी देख लीजिए, या फिर आजकल चिंग्स का आने लगा है। यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स जो होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स, उनकी संख्या 2 से 10 के बीच में ही होगी, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वो जो मार्केट है, दैट मार्केट इज व्हाट? दैट मार्केट इज ओलिगोपोली मार्केट। क्यों? क्योंकि उसमें तो वो नंबर ऑफ 10 से सेलर्स 2 से ज्यादा 10। गेटिंग द पॉइंट? तो
ये जो ओलिगोपोली मार्केट है बाबू, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो होंगे वो 2 से 10 ही रहेंगे। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, उसी में लोग आते रहेंगे, उसी में लोग जाते रहेंगे। क्लियर है बाबू? आगे बढ़े। यस सर, यस। सर अगर वो बढ़ गया तो सर, अगर Yes, अगर sir. मोर देन 10 हो गया तो क्या होगा? अगर बढ़ गया, एक आध दो बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन अगर 15, 20 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, तो फिर वो ओलिगोपोली नहीं हो गई। तो मैंने बता दिया, फिर वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कन्वर्ट हो गया। ये लाइन तो मैंने बताई। रोल नंबर 15, ये जो तुम्हारा सवाल था, इसको मैंने एड्रेस कर Yes, दिया, यानी कि तुमने यस ठीक से, हाँ, मुझे सुना नहीं। मैंने ये कहा कि अगर ये संख्या एक आध दो तक बढ़ती है, 10, 11, 12 तक होती है तो ठीक है, वो ओलिगोपोली है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गई ये संख्या, 15, 20, 18, 17, 21, 22, तो फिर वो ओलिगोपोली मार्केट नहीं होगा। फिर वो कौन सा मार्केट होगा? फिर वो मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होगा। Monopolistic market. क्लियर है एकदम? आगे बढ़े। यस सर, यस सर। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ग्रुप बिहेवियर है। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप बिहेवियर। अब गिने चुने सेलर्स हैं, गिने चुने सेलर्स हैं, 5, 6, 7, 8 सेलर्स हैं। तो ये आपस में एक समूह की तरह काम करते हैं। दे ऑपरेट लाइक ए ग्रुप। एंड वंस यू आर सेइंग दैट दे आर ऑपरेटिंग लाइक ए ग्रुप, तो ग्रुप दो तरीके से काम कर सकता है। ग्रुप कैन ऑपरेट इन हाउ मेनी वेज? 2 ways. हाउ मेनी वेज बाबू? 2 ways. Two ways. Ways. कि भाई मान लीजिए जिस मार्केट में आप हैं या फिर ओलिगोपोली मार्केट में हैं आप, वहां पर 6 सेलर काम कर रहे हैं, 6 सेलर, तो 6 मिल जाएगा, एक कॉमन पॉलिसी बना लेगा और कहेगा भैया हम लोग सब कोई इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, इसके बाहर जाके कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई अपनी पॉलिसी के ऊपर काम नहीं करेगा। एक कॉमन पॉलिसी होगी, एक कॉमन ग्रुप पॉलिसी होगी जो हर सेलर को फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया ग्रुप बिहेवियर। यानी कि उन्होंने ग्रुप बना लिया, एक कॉमन पॉलिसी बना ली, तो वो आपस में अब कॉम्पिटिटर नहीं रहे, अब वो आपस में कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे, वो सर्वहिताय के काम पे काम कर रहे, मतलब कि सबका हित हो, किसी का अहित ना हो, वो सबके लिए काम कर रहे, कॉमन इंटरेस्ट में काम कर रहे। दूसरा क्या हो सकता है? मान लीजिए एक ओलिगोपोली मार्केट में कुछ फर्म्स काम कर रही हैं, तो क्या जो जितने भी फर्म काम कर रही है, सभी फर्म की एफिशिएंसी लेवल, सभी फर्म का जो मार्केट शेयर होगा, जो क्लाइंट बेस होगा, जो कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, वो सेम रहेगा या कुछ का अलग होगा? कुछ छोटी कंपनियां होंगी और कुछ बड़ी कंपनियां भी हो सकती है। यस और नो? हो सकती है ना? यस Yes, सर। sir. तो अब जब ग्रुप बिहेवियर है, तो ग्रुप बिहेवियर में कहा गया कि भाई हम छोटे हैं, आप छोटे हैं, तो हमारी पॉलिसी कोई नहीं फॉलो। हम लोग जो अपने सेगमेंट में, अपने मार्केट में जो डोमिनेंट प्लेयर, जो मार्केट लीडर है, उस मार्केट लीडर की पॉलिसी को हम लोग फॉलो करेंगे। जो डोमिनेंट प्लेयर है, जो मार्केट लीडर है, उस मार्केट लीडर की पॉलिसी को हम लोग फॉलो करेंगे। उधर क्यों देख रहे हो? सामने देखो। किसको फॉलो करेंगे? जो डोमिनेंट प्लेयर है, जो मार्केट लीडर है, उसकी पॉलिसी को फॉलो करें। हम लोग अपना अपना इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं बनाएंगे। मार्केट लीडर वो जो 6, 7, 8 फर्म है, उसी में जो सबसे ताकतवर होगा, जो जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होगा, जो डोमिनेंट प्लेयर होगा, उसको हम लोग कहेंगे भैया आप मेरे नेता बन जाइए, हम आपकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। जो आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो हम सभी फॉलो करेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में जितने भी सेलर्स थे, उन्होंने ग्रुप की तरह काम किया। दे वर्कड एज ए ग्रुप, राइट क्लास? यस सर। Yes, sir. yes, sir. तो इसको कहते हैं ग्रुप बिहेवियर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कहता है कि यहां पर जो फैक्टर है वो ये कि
कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बड़ा रेंज, कंज्यूमर्स विल गेट अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अब ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आप में से शायद निकिता ने जवाब दिया कि सर यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, नहीं होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगा। वाज इट निकिता हु आंसर्ड? मैम सर संजली। संजली आंसर, राइट। तो संजली ने कहा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, नहीं होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का बहुत वाइड रेंज होगा, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जैसे अब भी हो देखिए, सकता है। हाँ थम्सअप का ही, थम्सअप मतलब सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में ही आप देखिए कितना सारा प्रोडक्ट है कि नहीं? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप देखिए कार, Yes. ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कार सेगमेंट है वो भी गिनी चुनी 7-8 कंपनियां हैं जो कार बनाती हैं, हाँ है ना? और गिनी चुनी कंपनियां ही हैं जो मतलब हेवी कमर्शियल व्हीकल बनाती हैं। हेवी कमर्शियल व्हीकल sir. बनाने वाले में कौन कौन है? अशोक लेलैंड हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, Mahindra. हाँ महिंद्रा हो गया, और तो कोई नहीं है क्या? क्योंकि नहीं है कोई। अगर आप लाइट कमर्शियल व्हीकल में आएंगे तो थोड़ा सा रेंज बढ़ता है। लाइट पे आप आइएगा तो मतलब आप फोर्स मोटर का पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना, फोर्स मोटर भी आ जाएगा इसमें। yes, sir, सुना हूँ। हाँ एक और कंपनी है शायद, कोई जापानीज कंपनी है, वो भी आ जाएगी इसमें। Volkswagen. अरे वो कमर्शियल व्हीकल नहीं बनाता है जी, गाड़ी बनाता है, गाड़ी मतलब कार बनाता है। तो अब देखिए कार मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन आ गया। कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो गिनी चुनी 7-8 कंपनियां हैं भारत में जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ अब प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ, जो प्रोडक्ट का रेंज है वो बहुत वाइड है, कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है टू चूज फ्रॉम, कस्टमर्स हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज। इतना सारा मैंने फीचर्स बता दिया ओलिगोपोली में, समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक। अब क्या है कि इस ओलिगोपोली मार्केट को समझने के लिए जब मैंने शुरू में ही कह दिया कि भाई इसमें तो AR, MR और प्राइस और कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा, तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर फिर कैसे काम होगा, कैसे समझ में आएगा कि ये ओलिगोपोली मार्केट है? क्या खुशी? यस सर। बताओ। डिमांड पर कौन सा डिमांड कर्व? किंकेट डिमांड पर। इनके डिमांड को किक डिमांड कर। यस सर। वो किंकेड नहीं होता है रोल नंबर 19, इट इज किंग्ड डिमांड King. कर्व, या उसको हाँ किंग KINK किंग डिमांड कर्व बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? किंग डिमांड King. कर्व, किंग डिमांड कर्व। King. The concept of oligopoly can best be explained with the help of a kink demand curve. आप एक किंग डिमांड कर्व से इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ किंग डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज दिस किंग डिमांड कर्व? दिस किंग डिमांड कर्व पहले ये दिया किसके द्वारा गया, ये भी आप देख लीजिए, प्रोफेसर स्वीजी के द्वारा दिया गया। स्वीजी, SWEEZY किसके द्वारा दिया गया? स्वीजी। नाम क्या है? किंक डिमांड कर्व, KINK, किंक
डिमांड कर्व। अब ये किंक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज किंक? नहीं भाई, किंक का मतलब होता है बेंड। किंक का मतलब क्या होता है? बेंड। बेंड मतलब समझते हैं? Bend. मुड़ा Yes, हुआ। sir. मुड़ा हुआ. Yes, sir. मुड़ा हुआ। Yes, sir. Yes, sir, मुड़ा yes, sir. हुआ. मुड़ा हुआ। अब ये बेंड का काम क्या है? इट डिवाइड्स the demand curve of an oligopoly समझ में आया क्या? हेलो, Sir, form Yes, into sir. two. Yes, sir. Two halves. समझ गए ना? ओलिगोपोली फर्म के डिमांड कर्व को ये दो हिस्सों में बांटने का काम करता है किंक। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये किंग डिमांड कर्व है। इस पूरे डिमांड कर्व में कहीं आपको मतलब बेंड वगैरह दिख रहा है क्या कहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir, yes. ये वाला लाइन सर. Yes, sir. किंक यहाँ पर दिख रहा है। ये है किंक। Okay, sir. ठीक है। अब इसने किया क्या? ये जो डिमांड कर्व है, सचिन माइक म्यूट कर लो। सचिन म्यूट कर लो. ये किंक ने क्या किया? ये डिमांड कर्व ऊपर से आ रहा था ऐसे, ये आ रहा था Yes, ना sir. ऐसे। Yes, sir. Yes, sir, yes. Yeah. इस बेंड ने क्या किया? इसके दिशा को चेंज किया कि नहीं किया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसके डायरेक्शन को इसने चेंज कर दिया। अब अगर आप पूछेंगे सर ये आप कैसे समझ गए कि चेंज कर दिया, तो देखिए चेंज कैसे किया। अगर ये सीधा आ रहा था
तो इसको आना चाहिए था किस डायरेक्शन में, ये ऐसे आगे बढ़ते जाना चाहिए था, बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन ये Yes, मुड़ sir. गया ऐसे, मुड़ गया. बेंड हो गया। मुड़ गया ना, बेंड हो गया। Yes, sir. क्यों बेंड हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे किंक है। इस किंक का काम ही क्या है? क्या हम लोगों ने लिखा था? किंक का काम है कि इट डिवाइड्स द डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोली फर्म इनटू टू हाफ्स। Half. ठीक है, अब ये देखिए, ये दो हाफ बन गया, ये पहला हाफ और ये दूसरा हाफ। हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब आप देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा, एक बार में सही जवाब देना, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फ्लैट है या नीचे वाला हिस्सा फ्लैट है? कौन फ्लैट है? Sir, ऊपर वाला. Sir, नीचे वाला. ऊपर वाला है. नीचे. ऊपर वाला. ऊपर वाला. ऊपर वाला. Sir, ऊपर वाला. मुस्कान, वो सॉरी, खुशी, Yes, sir. हाँ आजकल तुम पढ़ाई नहीं कर रही है लगता है। जब ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट है तो फ्लैट का मतलब क्या हुआ? ईडी ग्रेटर देन 1, और स्टीप है इसका मतलब क्या हुआ? ईडी लेस देन 1। Less than 1. यानी कि ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब डिमांड इज इलास्टिक, और ईडी लेस देन 1 का मतलब डिमांड इज इनइलास्टिक। अब ये किंक, हाँ, किंक का जो कॉन्सेप्ट है वो जब हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे इसको मिलाएंगे, आप देखिए तो एक प्राइस मिलेगा, प्राइस आएगा। Yes, sir. क्या आ रहा है? प्राइस आ रहा है। और ये जो किंग डिमांड कर्व है वो ओलिगोपोली के बहुत खूबसूरत फीचर को दर्शाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। क्या कहते हैं? प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया? प्राइस रिजिडिटी का मतलब हुआ कि प्राइस को बढ़ाने, मतलब प्राइस रिजिड है, मतलब इनफ्लेक्सिबल है, प्राइस में कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए आप एक ओलिगोपोली फर्म है, आपने क्या किया? आपने ये सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटा देते हैं ताकि सारा जो कॉम्पिटिटर है उसका ग्राहक आपके पास आ जाए। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्राइस कम करेंगे, इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब आपने प्राइस कम किया, आपका देखा देखी बाकी लोग भी क्या करेगा? प्राइस कम कर देगा। कम कर लेंगे सर। हम जो सोच रहे थे कि मैं प्राइस कम करके आपके सारे कस्टमर को मैं अपने पास ले आऊं, तो शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपका कस्टमर मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि आपने भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिया। तो क्या मुझे प्राइस कम करने से कोई लाभ हुआ? No, sir. अब मैं ये सोच रहा हूं कि ठीक है, मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूं, इतने कम पे अब हमसे माल बेचा नहीं जाएगा, हम थोड़ा प्राइस ऊपर करके ही माल बेचेंगे। अब क्या होगा कि जब आप प्राइस को ऊपर कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि कस्टमर के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, कस्टमर के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। अब ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या? फिर कस्टमर किसी और फर्म के तरफ मूव हो जाएगा। कस्टमर किसी और फर्म की तरफ चला जाएगा, आपको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आप जैसा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत के पास है, मार्केट में अवेलेबल है। यस सर। अवेलेबल है। तो ना तो आपको प्राइस बढ़ाने का कोई फायदा हुआ और ना आपको प्राइस घटाने का कोई फायदा हुआ। ना तो आपको प्राइस घटाने का कोई फायदा हुआ, ना तो आपको प्राइस बढ़ाने का। कोई फायदा हो. बढ़ाने का फायदा हुआ। इज इट क्लियर क्लास? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, रिज्वाइन करना पड़ेगा। टाइम खत्म हो रहा है क्या? और टाइम पता भी नहीं चला। हाँ, ये कब जल्दी से बना लो ना, फिर नहीं तो फिर हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो बना लिए सर। सर बना लिए। बना लिए सर, उसमें शॉट ले लिए। बना लिया करो। देखिए उनमें ही रह कॉपी में बता लूंगा। कितना समय बचा हुआ है? का 2 मिनट क्या? यस सर, 2 मिनट्स। यस। अब इसका मतलब क्या हुआ? ना तो प्राइस बढ़ाने से कोई फायदा हुआ और ना प्राइस घटाने से कोई फायदा हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे प्राइस रिजिड है। प्राइस हम क्यों घटाएंगे? प्राइस घटा के नुकसान होगा, बढ़ाने से भी नुकसान होगा, राइट? तो इसीलिए कहा गया कि प्राइस रिजिड है। प्राइस बढ़ेगा घटेगा कब? जब जितने भी ओलिगोपोली फर्म है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सब आपस में मिल बैठ के जब ये तय करेगा कि ठीक है प्राइस को बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा दीजिए, प्राइस को घटाना चाहिए तो घटा दीजिए। इसलिए ओलिगोपोली मार्केट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी या इनफ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस। समझ गए? यस। तो प्राइस कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं क्या? प्राइस कांस्टेंट बोल तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो वर्ड यूज किया गया वो यही यूज किया गया है। स्वीजी के द्वारा जो वर्ड यूज किया गया वो रिजिडिटी वर्ड यूज किया गया है, कांस्टेंट यूज नहीं किया गया। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग रिजिडिटी वर्ड का ही यूज करें। रिजिडिटी, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि अटेंडेंस लिया जा सके, मतलब तुरंत लॉग इन कर लीजिएगा और देख लीजिए कहीं कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिएगा। और हम लोगों का ये ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट कंप्लीट हो गया, मार्केट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट? देख लीजिए कहीं कोई डाउट वगैरह है यस सर। फटाफट।